जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग इसका पूरा पीडीएफ बना रखे हैं जो प्राचीन भारत का इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे मानव सभ्यता का विकास, जो आधुनिक मानव विकास के पूर्ण अवस्था, पूर्ण विकास रूप देने के उपरांत में कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत सारे प्रजातियां के बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा। जैसे कि होमो सेपियंस और इससे भी पहले ना जाने कई प्रकार की प्रजातियां और इनकी अवस्था तथा इनकी सभ्यता से संबंधित आज हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, जो कि इतिहास के विषय में अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट करेंगे, ये सेशन का कोड है दिल मांगे मोर, जो कि अतीत से अभी तक मतलब जो भी इतिहास की घटनाएं घटी है, अभी तक जो मानव विकास हुआ है उसमें किस तरह से और भी पिछले प्रजातियों का रोल रहा है मानव का पूर्ण विकास करने में, इसके बारे में आज हम लोग जान पाएंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जो प्राचीन भारत से संबंधित है, मानव सभ्यता का विकास, जो पूर्ण रूप मानव सभ्यता को देने का काम किया है। दोस्तों, इससे पहले कि झारखंड आईक्यू चैनल, जो मेरे झारखंड आईक्यू चैनल है, इसे आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाते स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि हेरोडेटस को इतिहास का पिता माना जाता है। हेरोडेटस जो एक यूनानी इतिहासकार थे, इन्होंने अपने आप में एक भूगोलवेत्ता भी मान्यता दी थी, क्योंकि भूगोल में भी इसकी बहुत ज़्यादा रुचि होती थी। ठीक है, तो हेरोडेटस को इतिहास का पिता माना जाता है। और हेरोडेटस की मान्यता थी कि समस्त इतिहास भूगोल से संबंधित रखे और समस्त भूगोल जो है इतिहास की दृष्टि से अध्ययन की जानी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो भी इतिहास में घटनाएं घटी है वो कहीं ना कहीं भूगोल से भी हम लोग को पता हो पाता है, और भूगोल की जो पहले की स्थिति थी और अब की जो स्थिति है, इसकी व्याख्या इतिहास में देखने को मिलती है। इस कारण से बोला जाता है कि भूगोल और इतिहास एक दोनों में परस्पर संबंध स्थापित करता है। चलिए अगला देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है लगभग कितनी पुरानी है, तो 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। हमारी पृथ्वी जो है 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब पूर्व मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले जो है 3.5 अरब से पहले कुछ ऐसे प्रजातियां थे जो कि जीवित के रूप में नहीं आते थे। वो एक बोला जाए तो वह एक पेड़ पौधे के जैसे, मतलब खुले वातावरण में रहने जैसे प्रजाति थे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व में रामापिथेकस करके एक प्रजाति होती थी, जिसे 2 भागों में बांटा था। तो रामापिथेकस नाम की जो प्रजाति थी, उन्होंने जंगल में रहने से संबंधित माना जाता है। जो रामापिथेकस जो प्रजाति थी, वो ऐसे मानव का रूप था जो कि क्या जंगली में रहने के लिए अनुकूल थे। वो जंगल में ज़्यादातर रहना पसंद करते थे। और दूसरा जो थे, मैदानी भागों में रहने वाले जो मानव थे, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो कहलाते थे जो मैदानी भागों में रहता था, और जंगल में रहने वालों को रामापिथेकस कहा जाता था। रामापिथेकस अब याद कैसे करेंगे, तो राम भगवान कहाँ गए थे? जंगल गए थे। ठीक है, तो रामापिथेकस जो है जंगल में रहने वाले लोगों से संबंधित थे, प्रजाति थे। ऑस्ट्रोपिथेकस को मानव की आदि पूर्वज भी कहा जाता है। मानव जाति का मतलब यहीं से, ऑस्ट्रोपिथेकस से ही मानव जाति का जो है एक विकास माना जाता है, मानव जाति का। इसी तरह से इसका और भी प्रजाति आते जाती है, और फिर होमोसेपियंस आता है, और आधुनिक मानव का रूप विस्तार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रोपिथेकस मानव से होमो इरेक्टस जो है, जिसे पैंथक्रेंथोपस जो या फिर मानव का विकास माना जाता है,
ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद बहुत सारे प्रजातियां आती है, तब जाकर के मानव का पूर्ण विकास माना जाता है। मानव विकास का क्रम इस प्रकार है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ऑस्ट्रोपिथेकस पहली प्रजाति थी, उसके बाद आता है होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद आता है निएंडरथल आती है, उसके बाद है क्रोमैग्नन, उसके बाद है होमो सेपियंस, उसके बाद है आधुनिक मानव। ठीक है, आधुनिक मानव का जो है विकास का इससे पूर्व जो है कौन थे, होमो सेपियंस से। और होमो सेपियंस से पहले सबसे पूर्व जो मानव प्रजाति थे उसे ऑस्ट्रोपिथेकस कहा जाता था, और ऑस्ट्रोपिथेकस जो है स्थलों में रहने वाले मानव प्रजाति था। ठीक है, और जो जंगलों में रहते थे उसे रामापिथेकस कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं कि दो हिमयुगों के बीच जो है अंतर हिमयुग देखे गए थे, जो कि अंतर हिमयुग कहलाता था। जो हिमयुग मतलब जो ठंड काल होता था, ठंड ऋतु होती थी, उसके बीच में अंतर हिमयुग होता था, जो कि क्या होता था, वो गर्म काल कहलाता था। उसके वातावरण में निर्माण करने में जो मानव रहते थे उसके वातावरण को अनुकूल बनाने में अंतर हिमयुग का महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि यदि सालों साल तक यदि ठंडे रह जाता था तो वो लोग मानव विकास के लिए कहीं ना कहीं इससे बाधा होती थी। तो दो हिमयुग के बीच एक अंतर हिमयुग किया गया, जो कि यहाँ दो हिमयुग वर्ष होते थे, उसके बीच में अंतर हिमयुग किया गया, जो कि मानव को एक गर्म वातावरण देने का प्रयासरत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मानव का उद्भव विश्व संदर्भ में सर्वप्रथम सेनोजोइक एरा से माना जाता है। ठीक है, सेनोजोइक एरा से मानव विकास को जो है सेनोजोइक एरा से माना जाता है, जो कि सर्वप्रथम अफ्रीका में ऑस्ट्रोपिथेकस मानव का विकास हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मानव का विकास जो सो कहाँ से माना जाता है, तो अफ्रीका से माना जाता है। कौन सी प्रजाति द्वारा, तो ऑस्ट्रोपिथेकस मानव प्रजाति द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव का पहला जीवाश्म कहाँ मिलता है, अफ्रीका से प्राप्त होता है, जो कि उसका किस रूप में प्राप्ति होता है, तो ड्रायोपिथेकस है ना, ड्रायोपिथेकस के रूप में वो प्राप्ति होती है मानव का जीवाश्म। ठीक है, जो कि अफ्रीका से ही मानव का विकास माना जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व संदर्भ में मानव का उद्भव 26 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। विश्व में इसका मानना है कि मानव का विकास जो है 26 लाख वर्ष पहले ही हो चुका था। दोस्तों, यदि ये सेशन पसंद आए तो मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इसका PDF अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यद्यपि भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से उत्खनन के 14 लाख वर्ष पूर्व मानव के उद्भव के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब यदि भारत में माना जाए कि भारत में मानव का विकास कब से माना जाता है, तो ये 14 लाख वर्ष पूर्व जो महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान से इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लेकिन अभी भी इसका शोधन का कार्य चल ही रहा है। इसे तत्काल मतलब पुख्ती जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत में मानव का उद्भव के बाद विभिन्न मानव प्रजाति का विकास हुआ है, जिन्हें भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर और शरीर की संरचनाओं के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में जो हाल फिलहाल में ऐसे मानव विकास प्रजाति देखा गया है, जो इसके रहन सहन और वहाँ की भाषा और शारीरिक संरचना जो बनावट है अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है, जिसके तहत 6 भागों में से बांटा गया है, 6 रूपों में इसे देखा गया है। जैसे पहला जो है निग्रोटो। ठीक है, पहला जो है निग्रोटो प्रजाति है। निग्रोटो प्रजाति जो सबसे पहली प्रजाति माना जाता है,
दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति दूसरी जो प्रजाति है वो प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति है, जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो है मंगोलाइड है। चौथा जो है भूमध्य सागरीय, जिसे मेडिटेरेनियन कहा जाता है, जो चौथे बड़ी प्रजाति है। उसके बाद है अल्पाइन आती है। उसके बाद लास्ट में जो छठे नंबर पे है वो है नार्डिक, जिसे आर्यों की प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से मानव का भारत में जो है भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर और शारीरिक संरचनाओं के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। और 6 भागों में क्या था, तो निग्रेटो था, प्रोटोअस्ट्रोलाइड था, मंगोलाइड था और भूमध्य सागरीय, और पांचवा अल्पाइन था और छठा नार्डिक था। ये 6 भागों में बांटा गया था। देखिए, निग्रेटो सबसे प्राचीन मानव जनजाति के रूप में है, जो अफ्रीका से आकर भारत महाद्वीप में बसे थे। ठीक है, निग्रेटो जो है सबसे प्राचीन मानव प्रजाति माना जाता है, जो कहाँ से आए थे, अफ्रीका से भारत आए थे और भारत महाद्वीप पे आकर के बस गए थे। अगला देखते हैं द्रविडियन। ये भारत का मूल निवासी माना जाता है। द्रविडियन जो है वो ऑस्ट्रेलाइड और द्रविडियन 2 अंश को रूप में माना जाता है। तो भारत में जो है मूलवासी माना जाता है। द्रविडियन को भारत का मूलवासी के रूप में भी जाना जाता है। अगला टॉपिक देखिएगा, आधुनिक मानव का उद्भव लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ है। आधुनिक मानव का उद्भव जो है लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ है। और आधुनिक मानव से पहले जो प्रजाति थी वो होमोसेपियंस थी, और सबसे पहले जो प्रजाति थी वो ऑस्ट्रोलोपिथेकस थी। ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो स्थलों में रहने के अनुकूल थे। ठीक है, स्थलों में रहने के अनुकूल थे। अगला टॉपिक देख लेते हैं, सामान्यतः इतिहास से तात्पर्य है कि मानव अतीत की वह कहानी जिसे लिखित विवरण उपलब्ध हो। लेकिन इस मानव अतीत में कहानी का लिखित विवरण उपलब्ध ना हो, उसे प्राक ऐतिहासिक की संज्ञा दी गई है। इतिहास का मतलब होना चाहिए कि जिस पाठ से हमें लिखित विवरण मिलता हो, अतीत की बातें को लिखित विवरण मिलता हो, उसे इतिहास कहा जाता है। लेकिन जिसमें लिखित ना मिलता हो वो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और प्राग ऐतिहासिक काल का जो जीवन काल देखते हैं, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा को देखते हुए, ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो हाल फिलहाल में ऐतिहासिक काल आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 5 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक के इतिहास आता है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक आता है। उसके बाद है, इस काल के लिए कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ही है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य ना मिले उसी को ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें सिर्फ जानकारी के लिए क्या होता था, सिर्फ उत्खनन जो औजारें होती थी इसी से प्राप्त किया जाता था कि इससे पहले भी ये यहाँ पे जीवन था। ठीक है, इसकी मुख्यतः जानकारी जो उत्खनन वगैरह से मिलती है, और इस विधि में जिसमें कुछ लिखित विवरण नहीं मिलता है उसी को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण काल आता है। पाषाण काल मतलब जो पत्थरों वगैरह से औजार लोग बनाते थे। दूसरा नंबर कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को माना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत थे वो लिखित तो मिलते थे लेकिन उसे पढ़ना मुमकिन नहीं था। ठीक है, पढ़ पाना असंभव था। ठीक है, जो लिखित विवरण मिलता था लेकिन पढ़ पा नहीं पा रहे थे। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, ना ही लिखित मिलता था और ना ही पढ़ पाना था। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित मिल पाता था लेकिन पढ़ पाना असंभव था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थे हम लोग, प्राग ऐतिहासिक काल चल रहे थे। देखिए इसके बाद आ जाते हैं इतिहास की इस अवधि में आद्य ऐतिहासिक काल कहलाती है
ठीक है। और इसमें जो है सो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही वैदिक काल और हड़प्पा काल का व्याख्या मिलता है। ठीक है, हड़प्पा काल और वैदिक काल की व्याख्या देखने को मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे है प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत जो इतिहास के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व से के बाद के काल को माना जाता है। जो तीसरा भाग में जो बांटा गया है ऐतिहासिक काल, वो 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है, अभी का जो काल चल रहा था वो 600 ईसा पूर्व के बाद के चल रहा है, उससे ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत जो है लिखित भी विवरण मिलता था और इसे पढ़ पाना भी संभव होता था। जो 6000 ईसा पूर्व के बाद जो भी पुरातात्विक स्थल मिलते थे या जो भी खुदाई उत्खनन के लिए मिलता था, औजार मिलते थे, उससे लिखित और पढ़ पाना, उसमें जो लिखा हुआ होता था उसे आसानी से पढ़ा जा सकता था। ठीक है। फिर आते हैं वैदिक काल के बाद कि सभी काल के अंतर्गत सभी जो वैदिक काल के बाद जो जितने भी काल आए सब इतिहास के तहत आए, जो कि तीसरे भागों में जो बांटा गया था। ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि महाजनपद काल के अंतर्गत उसके बाद वैदिक काल के बाद कौन कौन से काल आता है, जैसे महाजनपद काल, मौर्य काल आता है, गुप्त काल आता है, मुगल काल आता है और मगध काल आता है, फिर आधुनिक काल आता है। ये सब सारे जो है सो ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सो क्या करते थे, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग जो लिखित प्राग ऐतिहासिक काल के तहत जो सो ना ही लिखित मिलता था और ना ही उसे पढ़ पाते थे। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या होता था, लिखित मिल जाता था लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, लिखित मिल जाता था लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित भी मिलता है और पढ़ भी पा रहे हैं, किस पे? पुरातात्विक जो स्थल होते थे या फिर औजारें जो होती थी उसमें। ठीक है। तो इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत दो भागों में इसके सिद्धांत को बताया गया है, जो कि पहला है विकासवादी सिद्धांत जो विकास के प्रति अग्रसर थे, और दूसरा विसरणवादी सिद्धांत जो लोगों को विसरणवादी सिद्धांत कहा जाए तो जो लोग सभ्यता और असभ्य कर ग्रामीण चरण के बाद जो सो शहरी चरणों में भेज दिया जाता था, उसे कहा था। ठीक है। देखिएगा विकासवादी क्या होता था। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक सभ्यता और असभ्य बर्बर अवस्था से ग्रामीण में तथा बाद में बाहर शहरियों में भी जो है सो भेजा जाता था, ये विकासवादी थे। और इसके अंतर्गत प्रत्येक सभा की जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक सभ्यता का अपना अपना विकास होता था। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो ल्यूस मॉर्गन ने दिया था। कब? 1877 ईस्वी में दिया था। चलिए अगला देखते हैं विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत का प्रतिपादक जो है मैक्स मुलर किए थे। इन्होंने क्या कहा कि सर्वप्रथम सभ्यता का विकास जो होता है वो किसी खास क्षेत्र में होता है, बाद में इसे प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में कर दिया जाता है। वो है विसरणवादी सभ्यता का सिद्धांत। ठीक है, जो मुकुलन द्वारा दिया गया था। मैक्स मुलर को अनुसार मध्य एशिया सभ्यताओं का स्थल माना जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार जो है मध्य एशिया को सभ्यताओं का उद्गम माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्थल के साथ यहाँ पे सभ्यताओं का उद्गम हुआ था। दोस्तों, मेरे चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन हमें मिलते रहे और इससे भी आगे वीडियो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और यदि इसका PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया गया है, उससे में आप जुड़ें और इसका PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।